हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लासा की ओर लेसन 2 क्षितिज पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं राहुल संकरतायन। ये एक यात्रा वृत्तांत है जो लेखक ने लिखा है। तिब्बत जाने के लिए नेपाल के रास्ते से ये गए राहुल जी, तो उसके बारे में है, पढ़ते हैं इसको। वह नेपाल जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फ्री कलिंगपोंग यानी जो रास्ता जब खुला नहीं था, तो नेपाल से ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह एक व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। क्या था? सैनिक रास्ता भी था ये। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे बच्चों। ठीक है, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। कौन ठहरा? लेखक और उसका दोस्त यहाँ चाय पीने के लिए ठहरा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, जो आराम की बातें भी हैं, और कुछ आराम की बातें भी हैं और तकलीफें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, और नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो। तब भी उनके घर की बहू सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, और आपके लिए वह चाय पका देंगी। मतलब कोई भेदभाव नहीं है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी पहुंच जाए और वहाँ की लेडीज़ों को बोल दे कि भाई हमारी चाय बना दो, तो वो बना देंगे। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर दूध वाली चाय बनाकर एक मिट्टी के रंग की क्या टोटीदार बर्तन यानी केतली में डाल के आपको दे देंगी। यदि आप कोई जगह से चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि आपका सारा मक्खन या चाय में नहीं डलेगा, तो आप खुद भी जाकर चौंगी में चाय बनाकर पी सकते हैं, और अपना जितना आपको ज़रूरत है उतना नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत है वो आप डाल सकते हैं। कोई मतलब उनके घर में कोई भेदभाव नहीं है इस प्रकार का कि भाई तुम उनके घर में के अंदर नहीं जा सकते। वो इतने साधारण लोग हैं कि आप आराम से उनके घर में अपनी, अगर आप अनजान भी हैं तो चाय पी सकते हैं बनवा करके, और नहीं आपको विश्वास तो आप खुद भी बना के पी सकते हैं अपने हिसाब से, तो कुछ मना नहीं करेंगे। इतने भले लोग हैं वहाँ के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे, परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे, तो एक आदमी
राहदारी मांगने लगा। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे जो भी गांव में पहुंच गए। वहाँ पे सुमति की पहचान के लोग थे। सुमति यानी लेखक का दोस्त का नाम है सुमति। और ठहरने के लिए उनको अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे के भेष में भी नहीं थे। मतलब जब ये पहले आए तो ये भिखमंगे के भेष में थे, सुमति साथ में था और फिर भी इनको रहने के लिए जगह मिल गई थी। लेकिन 5 साल बाद लेखक जब आया तो वो भिखमंगे के भेष में नहीं था, भद्र यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर आया था। किंतु उस वक्त उसको यहाँ पर ठहरने की कोई जगह नहीं मिली और इस गांव के सबसे गरीब झोपड़े में वह ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर था। खासकर शाम को वहाँ के लोग क्या करते थे, छंग पीकर मस्त रहते थे, अपने होश हवास दुरुस्त नहीं रख पाते थे। तो इसलिए भी लेखक को कोई सहारा नहीं मिला जब वो 5 साल बाद दोबारा इस जगह की यात्रा करने आया। अब हमें सबसे विकट डांडा डोंगला पार करना था। ठीक है, करना था। तो डांडा तिब्बत के सबसे खतरनाक जगहों में से था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ बहुत दूर तक आदमी नहीं दिखाई देता था। वहाँ पर डाकुओं के लिए भी ये जगह सबसे अच्छी थी। और तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। मतलब अगर गांव में मर जाए कोई तब तो कुछ का पता भी लग जाएगा। अगर निर्जन मतलब सुनसान स्थानों पर आदमियों को मार देते थे डाकू तो वहां पर किसी को पता भी नहीं चलता था। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी कि वहां के लोगों की वो परवाह कर सके। डकैत पहले आदमी ही को मार डालते और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं था। इसलिए हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो उसे अपने प्राणों का खतरा है। और गांव में हमें मालूम है कि पिछले सालों से डोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोग भिखमंगे थे जो जहाँ जहाँ पैसा वैसी सूरत देखते और टोपी उतारकर जीभ निकालकर। कहने का मतलब यह है कि अगर वो डाकू को देखते तो वो ऐसे भिखमंगे का भेष बना लेते वहाँ के लोग और अपनी टोपी उतारकर जीभ निकाल के ऐसे बिहेव करते कि उनके पास कुछ नहीं है और वो दया 1 पैसा मांगने लगते उनसे ही। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 किलोमीटर से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ के से लंकोर तक के लिए घोड़े ले लो भैया, सामान भी रख लेंगे और चढ़ के चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये लेखक अपने दोस्त से बोल रहा है, अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन कर रहा है लेखक। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे दिन बच्चों, दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले और डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ठीक है बच्चों, कहाँ जा पहुँचे?
डांडे के ऊपर जा पहुंचे। इस प्रकार इस समुद्र तल से 17-18 हजार किलोमीटर फीट ऊंचे हम खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली। उधर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों का ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों को झाड़ियों से सजाया गया था। और अब हम बराबर उतराई पर चलना था हमें। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 और साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और दोनिक्वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। लेखक का घोड़ा जो है दोस्तों से पिछड़ गया था, तो वो ऐसे घूम रहा था घोड़ा कि भाई उसको समझ ही नहीं पड़ रहा था कि मेरा घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब वह जोर लगाता तो वह और सुस्त पड़ जाता, चलता नहीं। एक जगह से 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ते लेकर 1.5 मील चला गया, लेकिन आगे एक घर में पूछने पर पता लगाया कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर मैंने उसी रास्ते को पकड़ा और 4-5 बजे करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होते हैं। तो और अब तो मैं पूरे गुस्से में था। वह पूरे गुस्से में था और उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय गर्म की और मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं था। मित्र, देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो है ठंडा भी हो जाता था। गुस्से में मतलब उसका दोस्त इंतजार में, लेखक का दोस्त इंतजार में गुस्से में लाल मुंह कर रखा था, क्योंकि वो मंगोल था। तो लेखक कह रहा है मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और गुस्से में उनका मुंह और लाल लग रहा था सुमति का। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, कई बार मैंने कितने 2 टोकरी कंडे फूंक दिए और 2-3 बार चाय बना के पी ली और आप अभी तक नहीं आए। तो लेखक कहता है कि भाई मेरा घोड़ा मुझे पता है ना कैसा मिला था, रास्ता भटक गया लेखक, ठीक है। यहाँ पहले उनके अच्छे यजमान थे जो पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। कहने का मतलब फिर वहाँ पे जहाँ रुके थे ये सुमति के साथ, तो वहाँ पर इनकी अच्छी खातिरदारी हुई। इन्होंने चाय सत्तू खाया और थुक्पा खाया, ठीक है बच्चों। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उस पहाड़ी का नाम टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। मतलब यजमान वो होते हैं जहाँ पर एक भिक्षुक का आदर सम्मान होता है। भिक्षुक मतलब समझ लो बाबा, कोई जैसे हमारे संत लोग होते हैं ना, तो उस तरीके से थे सुमति। और वो अपने यजमानों के घर रुकते थे जहाँ इनकी खातिरदारी होती थी।
कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियां और गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। ये गंडा मतलब जो सुमति भिक्षुक थे, ये अपना ये कपड़ों से, मतलब जो संतों के कपड़े होते हैं उनको फाड़ फाड़ के गंडा बना देते थे और यजमानों के पास जाते थे, बांधते थे उनको, जिससे बच्चों को बंधवाते होंगे अपने, और सारे जिससे कि नज़र ना लगे, वो उस तरीके का गंडा ये इन कपड़ों से बांधते थे। यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि भाई भले ही ये गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया कि दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब भार ढोने वाला। जब वापस आने लगे तो उन्होंने भार ढोने वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप जो है हाँ, मैंने सोचा कि भाई हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, और कहाँ, यजमानों के पास। और मैंने कहा कि जिस गांव में ठहरना है उस गांव में भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, ठीक है। लासा पहुंचकर मैं रुपए दे दूंगा। किसने कहा? यजमानों से बात कर रहा है। सुमति ने स्वीकार किया और दूसरे दिन ही भरिया ढूंढने की कोशिश की इन्होंने। भरिया मतलब सामान ढोने वाला लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे होते होते और तेज धूप में उनको चलना पड़ रहा था। तिब्बत की बड़ी तेज धूप पड़ती थी। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े सिर पर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। और आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो सूरज की तरफ मुंह करके चल रहे हैं तो ललाट धूप से जल रहा होगा, और पीछे की तरफ कंधा बर्फ हो रहा होगा, क्योंकि पीछे इतना धूप की वो नहीं पड़ रही, ठंड भी है। फिर हम लादी डंडा हाथ में लिए चल पड़े। यद्यपि सुमति थे, लेकिन वहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे वह, और पर अपनी चीजें परिचित टिंगरी में भी था उनका परिचित, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, और जागीर विहारों के हाथ में थी, और अपनी अपनी जागीर में हरेक कोई खुद खेती करते थे। जागीरदार खेती भी खुद भी कराता, जिससे मजदूर को बेगार मिल जाती, और मतलब मजदूरी पर वो लोग कराते थे खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि मैं उनका ख्याल करना चाहिए था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। ठीक है बच्चों, और
मेरा आसन भी वहीं लगा हुआ था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। लेखक बोल रहा है, मैं पुस्तकों को पढ़ने लग गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कहा और दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन और लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम वापस चल पड़े। ठीक है बच्चों, ये था राहुल शंकरतायन जी का एक यात्रा वृत्तांत जो हमने पढ़ा। इसकी लेसन की रीडिंग की लासा की और की। धन्यवाद बच्चों। प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए हैं पहले ही ऑलरेडी। लेसन भी पढ़ लो। धन्यवाद बच्चों।